प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी बीए प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास पर केंद्रित हैं। हिंदी भाषा से संबंधित 40 अंकों के यानी 20-20 अंकों के 2 प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में आएंगे। इस पाठ्यक्रम को हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में काफ़ी विस्तार से और मॉडल आंसरों के रूप में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 कालखंड सम्मिलित हैं। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से संबंधित परिस्थितियाँ, परिवेश, प्रमुख कवि, रचनाएं, उनकी प्रवृत्तियाँ, नामकरण विषयक सारी पाठ्य सामग्री को हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। और हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी, जिसमें आधुनिक काल की भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद तक की काव्य प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि, प्रमुख रचनाएँ, अर्थ और परिभाषाएँ, इन सभी को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षा हुई थी उसमें हमने चौथी काव्यधारा आधुनिक काल की प्रगतिवाद को हमने आरंभ किया था और उसमें आरंभिक 6 काव्यगत प्रवृत्तियों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम 7वीं काव्यगत प्रवृत्ति है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण, आज यहाँ से आरंभ करेंगे। पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। तो आइए हम आरंभ करते हैं। प्रगतिवादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य रचना करना है। उनकी कविताओं में कल्पनाएं रंच मात्र भी नहीं है, यानी जिस तरह से छायावादी काव्य वायवी उड़ाने करता है, काल्पनिकता में रंजित होकर के उन्होंने काव्य रचनाएं की थी, वैसा इस प्रगतिवाद में नहीं है। क्योंकि प्रगतिवाद काल्पनिक उड़ानों को छोड़ करके यथार्थ धरातल पर आ गया है और समाज का जो यथार्थ चित्रण है वो उन्होंने आकर के अपनी लेखनी से किया है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है: जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, शोषण, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में ही हुआ है। बंगाल का अकाल कविता की पंक्तियों को देखिए। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, यानी बाप को अपनी पेट की भूख सहन नहीं हो रही है, इसलिए उसने अपने आत्मज को यानी बेटे को बेचना पड़ रहा है। भूख से वशीभूत होकर के धर्म, धीरज, प्राण खोकर हो रही अनिति बर्बर, यानी वो धर्म को, धैर्य को, इन प्राणों को, इन सभी को त्याज्य करते हुए, इन सबको छोड़ करके कि इस भूख के सामने धर्म कहीं आड़े नहीं आ रहा है, तो ये अनिति और अन्याय हो रहा है और सारा राष्ट्र इसे देख रहा है। तो ये सामाजिक जीवन की विषमता का यथार्थ चित्र कवि ने यहाँ उपस्थित किया है। इसी तरह से निराला जी की भिक्षु कविता का उदाहरण देखिए। वह आता 2 टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर के हैं एक, यानी पूंजीपतियों ने सबका शोषण करके उन्हें भिखारी बना दिया है और वे कलेजे के 2 टुकड़े करते हुए, यानी असहनीय दर्द को सहन करते हुए वे पथ पर भीख मांगने के लिए आता है। पेट पीठ दोनों मिलकर के एक, पेट और पीठ यानी इतना शोषण किया गया है कि एक अनाज का दाना उसके पेट में नहीं गया और पेट पीठ भूख के कारण सिकुड़ गई है। चल रहा लकुटिया टेक लाठी के सहारे वे चल रहा है, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को वे फटी पुरानी झोली को फैलाता है। अत्यंत मार्मिक और दयनीय चित्र समाज का यहाँ पर निराला जी ने उपस्थित किया है। अगली 8वीं काव्यगत विशेषता है प्रगतिवाद की मानवतावाद की स्थापना। प्रगतिवादी कवियों के 2 समुदाय हैं। एक तो अपनी मातृभूमि के लिए कवि लिखता है और अपने ही देश के भिखमंगों, किसानों, मजदूरों, वेश्याओं और विधवाओं का उद्धार करना चाहता है। दूसरा समुदाय समस्त मानवता का उद्धार करना चाहता है। उसे संसार के सब पीड़ित लोगों से प्यार एवं सहानुभूति है। उसे संसार के किसी भी कोने में किए गए अत्याचार के प्रति रोष है, उन्हें गुस्सा आता है, क्रोध है। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सब मानवीय नाते बराबर हैं। इसी तरह से शील कवि कहते हैं, देश हमारा, धरती अपनी, हम धरती के लाल यानी पुत्र हैं, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे, यानी इस पूंजीपति व्यवस्था को समाप्त करके पुनः क्रांति के द्वारा उलटफेर लाते हुए संसार
को पुनः एक नए सिरे से हम बसाएंगे। इसी तरह से कुकुरमुता कविता में निराला जी कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, यानी ये गुलाब जो है अमीर पूंजीपति वर्गों का प्रतीक है। भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, एक फूल, हे गुलाब, तूने जो खिल करके जो ये खुशबू जो प्राप्त की है, ये हमारे खून पसीने की कमाई का है। यहाँ कुकुरमुता जो है वो एक शोषित वर्ग का प्रतीक है और वह फूल को यानी गुलाब को ललकारा, और गुलाब यानी पूंजीपति है। खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, यानी अशिष्ट बनकर के अनित्य करते हुए तूने खाद का पूरी तरह से तूने खून चूसा, यानी इन श्रमिकों का शोषण किया, किसानों मजदूरों का शोषण किया है। डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट, और कैपिटलिस्ट यानी तो लाल होकर के लिपस्टिक की तरह तो अब डाल पर इतरा रहा है, शोभा पा रहा है, अहंकारी हो रहा है। बहुतों को बनाया तूने गुलाम, यानी इन किसानों मजदूरों का शोषण करते हुए तूने अपने वश में किया और इनको गुलाम बनाया है। तो ये मानवतावादी स्थापना एक तरह से मानव को केंद्रित करते हुए मानव के प्रति सहानुभूति और दुख संवेदना व्यक्त करते हुए उसका चित्रण करना मानवतावादी भावना है। अगली काव्यगत प्रवृत्ति है सामयिक समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवादी कवि देश और विदेशों की सामयिक समस्याओं के प्रति भी अत्यंत सजग रहा है। उसके लिए विश्व संस्कृति और मानवतावाद की प्रतिष्ठा के लिए ऐसा करना आवश्यक भी था। इस साधन के द्वारा उसके साहित्य में जीवन वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित हुआ है। भारत पाक विभाजन, कश्मीर समस्या, बंगाल का अकाल, महंगाई, दरिद्रता, बेकारी और चरित्रहीनता आदि का प्रगतिवादी कवि ने मार्मिक चित्रण किया है। जैसे गांधी जी के निधन पर यहाँ शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं, बापू मेरे, अनाथ हो गई भारत माता, अब क्या होगा। अर्थात आपके चले जाने के कारण अब भारत माता के आप पिता है और अब भारत माता अनाथ हो गई है, इसे कौन संभालेगा। कवि को बहुत दुख होता है गांधी जी के चले जाने पर, उनके निधन पर। इसी तरह से विश्व राजनीति में जब भी मानवता को शोषण और अनीति का शिकार होना पड़ा, उस समय कवि की सहानुभूतिमय वाणी अंतरात्मा से फूट निकली। हिरोशिमा की बर्बादी, कोरिया युद्ध आदि अनेक समस्याओं का मार्मिक चित्रण भी इन कवियों ने किया है। 10वीं काव्यगत विशेषता है बौद्धिकता की प्रधानता। प्रगतिवादी कवियों ने हृदय की भावनाओं की अपेक्षा बुद्धि तत्व पर अधिक बल दिया है। दूसरे शब्दों में समस्याओं को बुद्धि की तराजू पर तोला है। प्रगतिवादी काव्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में बाबा नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल हैं। नागार्जुन ने आज़ादी को कागजी स्कीम बताते हुए, कागजी योजना बताते हुए जर्जर समाज पर बड़े पैने और तीखे व्यंग्य किए हैं। जैसे उन्होंने स्वाधीनता के बाद लिखा है, 5 साल कम खाओ भैया, गम खाओ 10-15 साल, यानी सब कुछ सहन करो, अपने ही हाथों से झोंको, यूँ अपनी ही आँखों में धूल, यानी देखते ही देखते हमने राजनेताओं को चुन करके सरकार बनाई, लेकिन वो हमारी आँखों में धूल झोंकता जा रहा है। कहता कुछ करता कुछ, यानी कि उसकी कथनी और करनी में अंतर है। आज़ादी की कलियां फूटी, 5 साल में होंगे फूल, ये सपने दिखाए गए थे लेकिन सपने एक भी पूर्ण नहीं हुए हैं। अगली काव्यगत विशेषता है विश्व बंधुत्व की भावना। प्रगतिवादी कवियों की विचारधारा देश प्रदेश की सीमा लांघ कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। मार्क्सवाद का ये नारा, सारे मजदूरों, विश्व के सारे मजदूरों एक हो जाओ, प्रगतिवादी काव्य में भी झलका है। मेहनत कशों का शोषण हर देश में हर जगह हुआ है। शोषित का भाईचारा और संगठित शक्ति का परावर्तन प्रगतिशील काव्य में मुखरित हुआ है। नरेंद्र शर्मा जी के शब्दों में, आओ सब मेहनत का साथी, लिए हथौड़ा और दराती, यानी तुम अपने औजारों को साथ में लेकर के जो मेहनत से पैदा करते, मालिक वे दुनिया भर के, यानी उन्हें अपने अधिकार और हक के लिए जागृत किया है। 12वीं काव्यगत विशेषता प्रकृति चित्रण। वस्तुतः प्रकृति चित्रण के लिए छायावादी कवियों को ही श्रेय दिया जाता है और छायावाद में हिंदी खड़ी बोली का उसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और प्रकृति की कोख में बैठ करके इन छायावादी कवियों ने अपने दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा आदि का चित्रांकन किया है। प्रगतिवादी युग में प्रकृति का अत्यंत मनोरम चित्रण यथार्थपरक दृष्टि से किया जाना ही इनकी अन्यतम विशेषता है। छाया तप के हिलकोरों से चौड़ी हरितिमा लहराती,
यानी सीधा सीधा सहज स्वाभाविक चित्रण है। ईको के खेतों पर यानी गन्नों के खेतों पर सफ़ेद कांसों की झंडी लहराती, इस तरह का प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण, नैसर्गिक सौंदर्य चित्रण इन कवियों ने किया है। अगली 13वीं काव्यगत विशेषता है जन समर्थक काव्य। प्रगतिवादी काव्य में मानव एवं मानव समाज का सूक्ष्म एवं विस्तृत वर्णन किया गया है। मानव के ऊपर ईश्वर की सत्ता भी नहीं है। काव्य की विषय वस्तु शोषित समाज एवं मनुष्य हैं। इस काव्य में सामाजिक यथार्थ हैं, इसलिए प्रगतिवादी रचनाओं में जीवन दर्शन की बहुलता मिलती है। मानवीय जीवन की छोटी से छोटी समस्या, दुख दर्द आदि पर इन कवियों ने लेखनी चलाई है। जैसे नरेंद्र शर्मा की उक्त पंक्तियों में मानवता के प्रति गहरी सहानुभूति है। जाने कब तक घाव भरेंगे, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, यानी समानता के सपने कब पूरे होंगे। इस तरह की जनता का समर्थन करते हुए, उनकी पीड़ाओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए, सरकार को जागृत करते हुए ऐसी कविताएं इन कवियों ने लिखी हैं। अगली 14वीं काव्य प्रवृत्ति है मार्क्सवादी चिंतन का गुणगान। इस काव्यधारा के बहुत से कवियों ने मार्क्सवाद के समर्थक, प्रवर्तक कार्ल मार्क्स एवं रूस, जहां उनकी विचारधारा पल्लवित और पुष्पित हुई, दोनों का उन्मुक्त इन स्वच्छंद होकर के गुणगान किया है। इस बात का विचार नहीं करते हुए कि वहाँ की मान्यताएं भारत के लिए उपयोगी भी सिद्ध हो सकती है या नहीं। सुमित्रानंदन पंत तो कहीं कहीं साम्यवादी दर्शन की व्याख्या मात्र जुटाने में ही लगे जाते हैं। जैसे धन्य मार्क्स, चिर तिमिराच्छन पृथ्वी के उदय शिखर पर तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर, यानी तुमने एक तरह से प्रलय रचाने के लिए ही तुम्हारी ये मार्क्सवादी विचारधारा संसार में पनपी हैं। अगली काव्यगत विशेषता है शैलीगत विशेषताएं। प्रगतिवादी कवियों की भाषा सहज, सरल और अलंकार विहीन है। आम बोलचाल की भाषा है, जनता की भाषा है और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। उनमें कहीं बनावटीपन बन नहीं है और वह आम आदमी की भाषा लगती है। जैसे तुम वहन कर सको जन मन में अपने विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें अलंकार, यानी अलंकारों को इन्होंने रीतिकालीन कवियों की तरह ठूंसा नहीं है। कविता को शब्द और अर्थ रूपी अलंकार के गहने नहीं पहनाए। इन्होंने सहज स्वाभाविक वाणी में ही जन मन के विचारों को व्यक्त किया है। संघर्षकालीन कवि को क्रांति की भावना या कलात्मकता में से एक को अपनाना और उसका रक्षण करना होता है। प्रगतिवादी कवि को क्रांति की भावना के प्रचार प्रसार के लिए कला पक्ष का बलिदान देना पड़ा था, क्योंकि इसके बिना वह निम्न वर्ग तक पहुंच ही नहीं सकता था। अतः प्रगतिवादी काव्य में सरलता और सहज बोधगम्यता है। भाव, भाषा, छंद एवं अलंकार सभी दिशाओं में प्रगतिवादी कवि स्वाभाविक रूप से चित्रण करते हैं। मुक्तक और अतुकांत छंदों के साथ ही इन्होंने गीतों और लोकगीतों की शैली भी अपनाई है, इनका प्रयोग भी किया है। अलंकारों के क्षेत्र में उन्होंने रूढ़ उपमानों का प्रयोग करते हुए नवीन रूपक, उपमान एवं प्रतीक चुनते हुए अपनी बात कही है। जैसे खुल गए छंद के बंद, यानी छंद के जो बंधन है वो खुल गए और मुक्त छंद में कविताएं लिखी जाने लगी थी। प्रात के रजत पाश, यानी प्रातःकाल चांदी जैसे चमकते हुए पास में जो छंदबद्ध जो कविताएं थी वे बंधन खुल गए हैं। अब गीत मुक्त और युगवाणी बहती अयास, यानी अब मुक्त रूप से गीत गाए जाते हैं और युग की वाणी यानी जनता की जो वाणी है, जो आवाज़ है, वो अनायास ही इन कविताओं में बहती हैं। सुंदर शिव सत्य कला से कल्पित मापमान बन गए स्थूल, जग जीवन से हो एक प्राण। प्यारे विद्यार्थियों, इन 15 काव्यगत विशेषताओं में, इन 15 शीर्षकों में हमने प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं और प्रवृत्तियों का भी विवेचन किया है। अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। यद्यपि गांधी जी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती है, इसलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम ही रही। फिर भी इन कवियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
जीवन की विषमता का निवारण कर मानवता की प्रतिष्ठा करके इसका एक उच्च आदर्श निश्चित रूप से ही अभिनंदनीय है। डॉक्टर नगेंद्र जी के शब्दों में भारत में प्रगतिवाद का भविष्य साम्यवाद के साथ बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आधुनिक काव्य के अध्येता को आदर और धैर्यपूर्वक उसका अध्ययन करना होगा। उसने हिंदी काव्य को एक जीवंत चेतना प्रदान की है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। तो यहाँ प्रगतिवाद के महत्व को नगेंद्र जी ने रेखांकित किया है। और प्रगतिवादी काव्यधारा एक तरह से छायावाद के बिल्कुल खिलाफ चलते हुए प्रकृति की गोद कोख से बाहर निकल कर के यथार्थ भूमि पर एक कविता आती है, और जो सामने यथार्थ जो दिखाई देता है, किसान मजदूर जो चीथड़ों में यानी फटे पुराने वस्त्र पहने हुए वो रात और दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, फुटपाथों पर सोने वाले लोग, मेहनत कश लोग, इनका पूंजीपति वर्ग ने शोषण करके ये दयनीय दशा कर दी, सामाजिक विषमता पैदा कर दी। तो ये ये प्रगतिशील काव्य क्रांति की भावना का आह्वान करते हुए पूंजीपतियों के सर्वनाश की कल्पनाएं करते हैं और उन आह्वान करते हैं इन जनता का है, किसानों मजदूरों तुम सब एक हो जाओ, जो तुम मेहनत मजदूरी करते हो उसका परिणाम तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हारा हक है उन पैसों पे उन रुपयों पे, इसलिए इन पूंजीपतियों को समाप्त कर दो, मिलों में उत्पन्न होने वाली चीज़ें और उनका मुनाफा तुम्हारा स्वयं का होगा। इस तरह से आज हमने प्रगतिवादी इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उनके अर्थ, पृष्ठभूमि, उद्भव की पृष्ठभूमि आदि पर हमने विस्तार से चर्चा की। और आज हम इस ऑनलाइन कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर ये जो वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं इन्हें ओपन करते हुए आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह हैं कि आप कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को आप लाइक करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम प्रयोगवादी काव्यधारा का अर्थ, ताड़ सप्तक के प्रमुख कवि और प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। आप सभी को पुनः धन्यवाद।